नमस्कार विद्यार्थियों यूँ तो हमारे को आपस में चर्चा करते हुए बहुत समय हो चुका है, परंतु आपको यहाँ बता दें बच्चों कि यदि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, वीडियोस में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं यदि आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लेकर दीजिए हमें। हम निश्चित रूप से आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस तत्व की बात कर रहे हैं, जिस न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, वह हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है। ठीक है, वो क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होता है, परंतु आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। यह जो तत्व है ये कैल्शियम के साथ मिलके हमारे जो हड्डियां हैं, हमारे जो दांत हैं, उनको मजबूत बनाता है। तो वो कौन सा है? वह तत्व है फास्फोरस। ठीक है, आज हम फास्फोरस के बारे में ही चर्चा करते हैं। जो फास्फोरस है वह जिस तरीके से कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर अति महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से जो फास्फोरस होता है वह भी हमारे शरीर के अंदर उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि ये अलग बात है कि इसकी जो मात्रा, जितनी कैल्शियम की मात्रा है उतनी हमें आवश्यक नहीं होती। कैल्शियम की मात्रा जितनी होती है उतनी फास्फोरस की मात्रा हमें आवश्यक नहीं होती है शरीर में, परंतु फिर भी कैल्शियम के पश्चात यह सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, यदि हम एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें, है ना, तो स्वस्थ व्यक्ति में पूरे शरीर में 400 से 700 ग्राम तक फास्फोरस उपस्थित होता है। इस 400 से 700 ग्राम जो शरीर के अंदर फास्फोरस उपस्थित होता है, उस 400 से 700 ग्राम में 80% जो होता है वह कैल्शियम के साथ में रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, जो फास्फोरस होता है वह उपस्थित फास्फोरस कैल्शियम के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, यह कैल्शियम फॉस्फेट शरीर के हड्डियों के निर्माण के लिए, दांतों के निर्माण के लिए अति महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और जो बचा हुआ 20% होता है वह शरीर के विभिन्न कोमल अंगों में स्थित होता है। यानी टोटल जो फास्फोरस उपस्थित होता है उसका 80% किसके रूप में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है, और जो 20% होता है वह कोमल अंगों में पाया जाता है। मस्तिष्क व नाड़ी तंतु की कोशिकाओं की बहुगुणन के लिए, यानी मल्टीप्लिकेशन, किसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए? मस्तिष्क और नाड़ी तंतु, है ना, के मल्टीप्लिकेशंस के लिए, के डिवीजन के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए भी फास्फोरस की अति आवश्यक होती है। और क्या क्या फास्फोरस कार्य करता है, जब हम फास्फोरस के कार्य देखेंगे तब हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। अब हम देखते हैं फास्फोरस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होता है। मुख्य रूप से जो फास्फोरस के जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 प्रकार से हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होता है। एक होता है कार्बनिक रूप में और दूसरा है अकार्बनिक रूप में। जब हम कार्बनिक रूप की बात करते हैं तब हम कहते हैं ऐसा रूप जिसके अंदर कार्बन उपस्थित होता है, तो उस रूप को क्या बोलते हैं? कार्बनिक रूप। ठीक है, ऐसा रूप जिसके अंदर कार्बन उपस्थित नहीं होता है उस रूप को हम बोलते हैं अकार्बनिक रूप। कई तरह के जो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के अंदर अवेलेबल होते हैं वह केवल कार्बनिक रूप में होते हैं, कई जो होते हैं वह केवल अकार्बनिक रूप में होते हैं, परंतु फास्फोरस जो होता है वह दोनों रूप में अवेलेबल होता है। कार्बनिक रूप में भी अवेलेबल होता है और वह अकार्बनिक रूप में भी अवेलेबल होता है। कार्बनिक रूप में, अकार्बनिक रूप की जब हम बात करते हैं तो अकार्बनिक रूप में वह अस्थियों में उपस्थित रहता है। ठीक है, अकार्बनिक रूप में वह अस्थियों में उपस्थित रहता है। कैसे कि हमने बात करी अभी कैल्शियम फॉस्फेट की, करी ना हमने बात अभी कैल्शियम फॉस्फेट की, तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनता है ना। तो अस्थियों के रूप में ये किसमें अवेलेबल होता है? कैल्शियम फॉस्फेट के अकार्बनिक रूप में अवेलेबल होता है। सोडियम व पोटेशियम फॉस्फेट के रूप में अवेलेबल होता है। किसके रूप में अवेलेबल होता है? सोडियम और पोटेशियम के फॉस्फेट रूप में अवेलेबल होता है। यह जो अस्थियों में जो अवेलेबल होता है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, वह कैसा होता है? सघन होता है ना। और ये जो अवेलेबल होता है वह तरल होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया इसका तरल फॉर्म में अवेलेबल होता है। तरल फॉर्म में सोडियम और पोटेशियम के जो फॉस्फेट होते हैं उस रूप में यह अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बनिक रूप की। तो जब कार्बनिक रूप की जब हम बात करते हैं तो यह ग्लिसरोफॉस्फेट के रूप में अवेलेबल होता है।
ठीक है। कार्बनिक रूप में यह ग्लिसरोफॉस्फेट के रूप में अवेलेबल होता है, यानी कि उसके अंदर कार्बन की उपस्थिति होती है। प्रोटीन के साथ में यह अवेलेबल होता है। जब हम बात कर रहे थे कि मस्तिष्क नाड़ी तंतुओं की कोशिकाओं के बहुगुणन के लिए काम आता है, यानी कि प्रोटीन के साथ में इसका कॉम्बिनेशन होता है। जब भी हम कोशिकाओं की बात करते हैं, यानी कि हम बात करेंगे प्रोटीन्स की, है ना, और प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो यह कौन सा फॉर्म होगा प्रोटीन का? कार्बन का फॉर्म होगा, ठीक है। अब प्रोटीन के साथ में यह फॉस्फोलिपिड और न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित होता है। फॉस्फोलिपिड और न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकाओं में पाए जाते हैं ना। और यह जो होते हैं यह डिवीजन ऑफ कोशिकाएं, डिवीजन ऑफ सेल्स के रूप में के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि बहुगुणन का जो कार्य हमने अभी आपको बताया, वह बहुगुणन का कार्य फॉस्फेट के द्वारा किया जाता है, जब वह प्रोटीन के साथ में रिएक्ट करके, प्रोटीन के साथ में कॉम्बिनेशन करके फॉस्फोलिपिड और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये तो हमने देख लिया जनरल कि फॉस्फोरस होता क्या है और हमारे शरीर के अंदर आवश्यक होता तत्व होता है। क्या इसके प्राप्ति के साधन है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। हम जब भी प्राप्ति की साधन की बात करेंगे, हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक है नॉन वेज कैटेगरी और एक है वेज कैटेगरी। जब हम नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी की बात करते हैं, तब जो इसके यह दूध, अंडा, मांस, मच्छी और अंडे की जर्दी में पाया जाता है, ठीक है। अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी की रूप की बात करेंगे, तब दोनों तरीके से यह एग में, मांस में, मछली में और अंडे की जर्दी में अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का फास्फोरस पाया जाता है। वहीं वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं हम, तब तिल, जई, सूखे मेवे में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्लस दूध। किस किस में? तिल में, जई में, सूखे मेवे में। सूखे मेवे से तात्पर्य हमारा काजू, बादाम, है ना, इनमें यह अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्लस दूध में। कैल्शियम और फास्फोरस का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा जो कॉम्बिनेशन है, वह दूध में पाया जाता है, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां की जब हम बात करते हैं, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में यह अल्प मात्रा में, यानी कि कम मात्रा में मौजूद होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन की जो मात्रा होती है वह अधिक होती है, फास्फोरस की जो मात्रा होती है वह कम होती है। यानी सबसे अच्छा जो सोर्स होता है कैल्शियम का और फास्फोरस का जो कॉम्बिनेशन का सोर्स होता है, वह क्या होता है? दूध होता है, ठीक है। इसके अलावा आप तिल में जो होता है उसमें काफ़ी अच्छा सोर्सेस होता है फास्फोरस का। फास्फोरस ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह हमारी हड्डियों का भी निर्माण में मदद करता है। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि फास्फोरस जो होता है उसके शरीर के अंदर क्या कार्य होता है। फास्फोरस हमारे शरीर के अंदर विभिन्न कार्यों को या विभिन्न गतिविधियों को सुचारू रूप में करने के लिए मददगार रहता है। सर्वप्रथम इसका जो प्रमुख कार्य होता है, इंपॉर्टेंट कार्य होता है, वह होता है हड्डियों के निर्माण में। शरीर में जो हड्डियां पाई जाती हैं उसके जो निर्माण में फास्फोरस एक अहम रोल निभाता है। यह कैल्शियम के साथ में रिएक्ट करता है, कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण करता है। कैल्शियम फॉस्फेट के निर्माण के कारण से हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का निर्माण होता है। अतः यह कैल्शियम, या आप कह सकते हैं यह जो फास्फोरस है, यह फास्फोरस हड्डियों के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन में, बच्चों जब हमने आपको कार्बोहाइड्रेट का पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर एटीपी के रूप में, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ध्यान रखिए एडोनिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है। और जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एडोनिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी ट्राई को हमने किस में कर लिया? डाई में। 3 को हमने क्या किया? 2 में किया, तो थोड़ी सी एनर्जी शरीर से में रिलीज हो गई। तो कार्बोहाइड्रेट के जो उपापचयन में आपका जो फास्फोरस है वह अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि एडामिन ट्राइफॉस्फेट से एडामिन डाइफॉस्फेट में इसका कन्वर्जन हो जाता है। अम्ल क्षार संतुलन, बच्चों यह जो आपने थोड़ी देर पहले भी बताया, हमने आपको देखा होगा आपने कि यह रक्त के अंदर पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड्स के रूप में पाया जाता है। अब यदि अम्ल ज्यादा हो जाता है तो वह रिएक्ट करके क्षार के में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आपका जो रक्त के अंदर अम्ल क्षार का जो संतुलन है उसको
बैलेंसिंग को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। यदि अम्ल ज़्यादा होता है तो वो क्षार को रिएक्ट कर लेता है, क्षार ज़्यादा होता है तो वो अम्ल के साथ में रिएक्ट करके यानी रिएक्ट कर लेता है और अम्ल क्षार का जो संतुलन होता है शरीर के अंदर, रक्त के अंदर, उसको बैलेंस बनाए रखता है। न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, यह जो न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होता है यह कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं में पाया जाता है। अब यह कोशिकाओं में जो फास्फोरस होता है यह न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण में, उसकी गति को सुचारू रूप से कार्य करने में एक अहम रोल प्ले करता है। यही जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है यह कोशिकाओं के डिवीजन में हेल्प करता है। यही न्यूक्लियोप्रोटीन जो वंशानुगत गुण जो आते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो गुण आते हैं उसमें यह अहम रोल प्ले करता है। यानी इनडायरेक्टली फास्फोरस जो होता है वह न्यूक्लियोप्रोटीन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। पौष्टिक तत्वों का परिवहन में, पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में किसके द्वारा परिवहन होते हैं? रक्त के द्वारा परिवहन होते हैं। रक्त में फॉस्फोलिपिड के रूप में यह पाया जाता है ना। अब ये फॉस्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है, यह शरीर में रक्त में पाया जाता है फॉस्फोलिपिड के रूप में। और रक्त जो होता है वह क्या कार्य करता है? शरीर के विभिन्न अंगों तक पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। अतः यह कह सकते हैं हम कि जो फॉस्फोलिपिड होता है उसका क्या कार्य होता है? पौष्टिक तत्वों के परिवहन में यह एक अहम रोल प्ले करता है। ऊर्जा उत्पादन में अभी हमने आपको बताया एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट होता है और फिर एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होता है, यानी एडेनिन डाइफॉस्फेट से एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और यह हमारे शरीर में ऊर्जा संग्रहित कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा को का उत्पादन में मदद करता है। कोशिकाओं के विकास में जब डिवीजन ऑफ सेल की बात करते हैं, जब डिवीजन ऑफ सेल में फास्फोरस रोल प्ले करता है तो कोशिकाओं के विकास में भी रोल प्ले करेगा, कोशिकाओं के ग्रोथ में भी रोल प्ले करता है। कैल्शियम जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में, जिसकी मात्रा भी ज़्यादा चाहिए होती है, उसके अवशोषण के लिए जो फास्फोरस होता है वह एक अहम रोल प्ले करता है, एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अगर फास्फोरस कम है ना, अगर शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी है तो निश्चित बात होगी कि कैल्शियम की भी कमी होती है, क्योंकि कैल्शियम की जो अवशोषण होता है शरीर के अंदर वह अवशोषण किसकी सहायता से होता है? फास्फोरस की सहायता से होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों में कमी का प्रभाव, या यदि फास्फोरस की कमी इंसान में हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट शरीर के ऊपर आता है। फास्फोरस की कमी से बच्चों में जो होता है वृद्धि का विकास रुक जाती है। वृद्धि इसलिए रुक जाती है क्योंकि हड्डियों का विकास नहीं हो पाता। लेंथ तो तब बढ़ेगी ना जब हड्डियां बढ़ेंगी, है ना, और फास्फोरस कम है। फास्फोरस कम है तो बच्चों में जो हड्डियों का जो विकास होता है वह विकास नहीं हो पाता है। यदि हड्डियां बढ़ रही होती हैं तो विकृत रूप ले लेती है ना, जैसे कि बैंड हो जाएंगी हड्डियां। अब बच्चों की जो हड्डियां जो बैंड हो जाती हैं, या बड़ों की हड्डियां जो होती हैं फास्फोरस की कमी के कारण से भी बैंड होने लग जाती है। बैंड होने का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति में कैल्शियम और फास्फोरस की जो है वह कमी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम किस में रोल प्ले करता है? हड्डियों के निर्माण के अंदर अहम रोल प्ले करता है। और अगर फास्फोरस नहीं हो रहा है तो हड्डियों का निर्माण नहीं होगा, हड्डियों का निर्माण नहीं होगा तो बच्चों में वृद्धि नहीं होगी, और यदि वृद्धि हो चुकी होती है तो उनकी जो हड्डियां हैं उसमें यह विकृत रूप ले लेती हैं, हड्डियों में कमजोर हो जाएंगी। हड्डियां कमजोर होने का तात्पर्य होता है कि हल्का सा भी गिरा व्यक्ति या बच्चा, है ना, तो वह उसकी हड्डियां निश्चित रूप से टूटने का भय रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर फास्फोरस की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स होने का बहुत डर रहता है। और यह मल्टीपल फ्रैक्चर्स की जब हम बात करते हैं, यह 40+ के बाद में यह इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चूंकि हम बार बार हड्डियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बार बार किसकी बात कर रहे हैं? हड्डियों की बात कर रहे हैं। तो हड्डियों में जो होता है जो जोड़ होते हैं, जोड़ से तात्पर्य होता है कि दो ऐसी जगह जहाँ पे हड्डियां जुड़ रही होती हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं जोड़। अब इन जोड़ों में पेन होने लग जाता है और पेन की जो तीव्रता होती है वो बहुत सीवियर होती है।
क्यों होती है? क्योंकि फास्फोरस की शरीर के अंदर कमी होने लग जाती है, साथ ही में तंत्रिका जो तंत्र होता है उसमें उत्तेजना बढ़ने लग जाती है। तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना बढ़ने के कारण से जो कई प्रकार की विकृतियां जो होती हैं वह मानव में आ जाती हैं। और स्पेशली हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की, तो जो मानसिक परेशानियां होती है, मानसिक विकृतियां होती है, वह इस समय ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। यानी आप ये देखिए कि ये फास्फोरस भले ही हमें कम मात्रा में चाहिए, परंतु उसका एक शरीर के अंदर कैल्शियम के साथ मिलके एक अहम रोल प्ले होता है और फास्फोरस की मात्रा हमें दैनिक आवश्यकता के अनुसार लेना बहुत ही आवश्यक होता है।